नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। सभी उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। पूरे प्रदेश की जिज्ञासा है कि चुनाव परिणाम क्या होने वाला है। 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तब सरकार किसकी बनेगी। हम इसी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। हरिभूमि के 90 रिपोर्टर्स, 2 सेफोलॉजिस्ट, 22 ब्यूरो प्रभारी लगातार मिलकर के यह कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से पहले ही आपको परिणाम बता दिया जाए। हमने रीजन वाइज अलग अलग करके आपको बताया कि कहाँ कौन भारी है, कौन हल्का है, कौन चुनाव जीत रहा है, कौन लूज कर रहा है। इसी कड़ी में अब हम आपको बताने वाले हैं हाईवे बेल्ट पर क्या होने वाला है, देशवाल में क्या होगा, बांगर में क्या होगा, अहिरवाल में क्या होगा, मेवात में क्या होगा और ब्रिज भूमि में क्या होने वाला है। मेरे साथ हैं वरिष्ठ सेफोलॉजिस्ट जोगेंद्र कथुरिया जी। हम इनसे चर्चा करेंगे कि हो क्या रहा है। हाईवे से शुरुआत करते हैं। कथुरिया जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। कथुरिया जी, हाईवे भाजपा का गढ़ रहा है। जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे तो ये कहा जाता था कि हाईवे भाजपा की नींव है। तो इस बार हाईवे पे क्या होने वाला है? देखिए, 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो उसमें सबसे अहम रोल जीटी रोड बेल्ट का था जी। 2014 में भाजपा की सीटें कम हुई और वहां कांग्रेस थोड़ा बढ़ी तो जी। इस बार भाजपा की सीटें और कम हुई जी। जो करनाल उनका मुख्य गढ़ था जी। वहां पे भी मुश्किलात सामने, कुरुक्षेत्र में भी मुश्किलात हुई जी। जिन सीटों पर लगातार भाजपा जीत रही थी वो सीटें भी भाजपा लूज कर रही है जी। और अंबाला में तो बहुत बुरा हाल है जी। गुरुग्राम में यमुनानगर में 2 सीटों पर ट्रायंगुलर फाइट है जी। जिसके कारण लिटिल बिट भाजपा की इज्जत बच सकती है, क्योंकि आमने सामने की फाइट कहीं भी है हाँ। वहां भाजपा नुकसान कर रही है। जहां ट्रायंगुलर फाइट बनती है हाँ। वहां भाजपा कुछ कर जाती है, कुछ करने की स्थिति में। अंबाला में बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। निर्मल सिंह काफी भारी नजर आ रहे हैं। देखिए, असीम गोयल इनके लगातार 2 बार के विधायक थे। निर्मल सिंह भी कांग्रेस का एक बड़ा दिग्गज चेहरा है। पिछली बार कांग्रेस ने इन्हें टिकट नहीं दी थी तो इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, फिर भी अच्छा चुनाव लड़े थे। परंतु कांग्रेस और इनके व्यक्तिगत जो वोट्स हैं उनको कंसोलिडेशन का यहाँ भाजपा को नुकसान हो रहा है जी। यही कारण है कि यहाँ। और दूसरा बड़ा गढ़ था अहिरवाल की जो 13 सीटें हैं वहां भाजपा दमखम के साथ चुनाव लड़ती थी। देखिए, रेवाड़ी जिले में यदि भाजपा एक भी सीट ना जीतते तो इस पर ताज्जुब हमें नहीं करना चाहिए जी। रेवाड़ी जिला तो मुझे पूरा ही सरकता नजर आ रहा है जी। महेंद्रगढ़ जिले की 2 सीटें, महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी, मुझे सरकती हुई नजर आ रही है। महेंद्रगढ़ में तो पिछली बार भी कांग्रेस का ही विधायक चुना गया था, रावदान सिंह ने यहाँ पर चेहरा बदला या भाजपा ने, परंतु रावदान सिंह एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, चुनाव लड़ने के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपना चुनाव अच्छे से लड़ा। मुझे लगता है कि अंतिम समय में आकर उन्होंने चुनाव को एज पर ले गए। यहाँ पर एज पे रावदान सिंह ही रहे। तो महेंद्रगढ़ हाफ हो गया, रेवाड़ी साफ हो गया। अच्छा, महेंद्रगढ़ हाफ, रेवाड़ी साफ। हाँ, बिल्कुल। एक बड़ा फैक्टर रहता है मेवात की 3 सीटों का, फिरोजपुर जिले का है। वहां पर पहले भी भाजपा का मुझे वहां का परिवर्तन होता नजर नहीं आ रहा। भाजपा यहाँ पर निर्दलीय या INLD के सहारे है कि वो ट्रायंगुलर बनाए और उसका फायदा मिले। एक सीट पर तो हिंदू मुस्लिम करने का भी प्रयास किया। संजय सिंह को नूह में भेजा गया। यहाँ पर जो उनके बड़े चेहरे थे भाजपा के पास, जाकिर हुसैन जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी बनाए गए, पूर्व में 2 बार लोकसभा के भी प्रत्याशी रहे हैं अलग अलग पार्टी से, एक बार INLD से, एक बार BSP से। तो पिछली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, परंतु आफ्ताब अहमद यहाँ इजिली चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो गुरुग्राम है, मुझे लगता था गुरुग्राम शहरी बेल्ट में बहुत मजबूत है, गुरुग्राम भी हाफ हो गया। अब ओवरऑल हम इस बेल्ट में बात करें तो गुरुग्राम और क्या कहते हैं अपना महेंद्रगढ़ हाफ, रेवाड़ी तो बिल्कुल साफ। एक बड़ा फैक्टर है ब्रिज का क्षेत्र है फरीदाबाद का। फरीदाबाद और पलवल 2 जिले हैं वहाँ पे।
तो वहाँ क्या स्थिति लग रही है आपको? देखिए, पलवल में कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। मे भी तीनों सीटें भी जीत जाए, 2 सीटें तो मुझे एज पे कांग्रेस ही दिखाई दे रही है जी। जो फरीदाबाद में एज भाजपा को इसलिए जा रहा है कि जो वहाँ के जातिगत समीकरण है वो भाजपा की फेवर। फरीदाबाद सिटी की सीट है, वो भाजपा बहुत इजीली जीत रही है जी। उसके बाद आप यदि बल्लभगढ़ की भी बात करें, वहां केवल कांग्रेस अपने गलती से चुनाव हार रही है। कांग्रेस ने शारदा राठौड़ की बजाय वहां पराग शर्मा को जो टिकट नया चेहरा थे, वो इतना चुनाव मैनेज नहीं कर पाई, इसलिए शारदा राठौड़ का इंडिपेंडेंट लड़ना भी कांग्रेस के अगेंस्ट जा रहा है। इसलिए बल्लभगढ़ की सीट पृथला पर आप फाइट मान सकते हैं। बिल्कुल नज़दीकी मुकाबला रघुवीर तेवतिया और यहाँ पर जो भाजपा के प्रत्याशी थे पृथला में तेज चंद शर्मा को दी गई, तो मजबूत प्रत्याशी थे भाजपा के पास। इसी प्रकार वहाँ पर गुर्जर वोटों का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस ये सीट जीत जाएगी। अदरवाइज जो फरीदाबाद एनआईटी की सीट है जी, सतीश फगाना ने अच्छी टक्कर दी। नरेंद्र भड़ाना के मजबूत होने का नुकसान यहाँ सतीश फगाना को हो सकता है। अब बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ की। रोहतक, सोनीपत और झज्जर को हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। ये कहा जाता है कि हुड्डा यहाँ अजय हैं, ये है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये गढ़ दरकता नजर आ रहा है। रोहतक, झज्जर, सोनीपत में पिछली बार शायद 11 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतने में 14 सीटों हैं, 14 में से जी। पिछली बार 2 सीटें तो भाजपा की झोली में गई थी और एक निर्दलीय जीते थे जी। इस बार जहां जहां कांग्रेस फंसी हुई है जी, इन 14 सीटों में से देखिए रोहतक सीट में भी मुकाबला दिया मनीष ग्रोवर ने, एक टाइम पे वन साइडेड नजर आ रहा था। आगे आप चलिए महम में मुकाबला मिला, बल्कि जितना वोट कांग्रेस को मिल रहा है उतने कई ज्यादा, शायद 2 गुना उनके अगेंस्ट जा रहा है, पर उसके बिखराव का फायदा मिल सकता है कांग्रेस को। पर सेफ सीटों में से आप ना रोहतक को रख सकते हो और ना महम को रख सकते हो। ना रोहतक, ना महम, ना बहादुरगढ़। ना बहादुरगढ़ में तो राजेश जून में भी निर्दलीय चुनाव निर्दलीय जीत रहे हैं, फाइट मिल रही है राजेंद्र जून से। और दिनेश कौशिक यहाँ मुझे लगता है पिछड़ गए हैं, वो 3रे स्थान पर, और शीला राठी जो कि नफे सिंह राठी की धर्मपत्नी है वो 4थे स्थान पर रह सकती हैं। यदि आप सोनीपत जिले की ओर बढ़ेंगे तो सोनीपत में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बिल्कुल गढ़ भविष्य में शायद कहा ही ना जाए, क्योंकि सोनीपत में केवल खरखोदा और बड़ौदा सीटों पर ही कांग्रेस कहीं नजर आ रही है। राई सीट में भी जय भगवान अंतिल ने अच्छा मुकाबला दिया है, परंतु एज जो बाकी सीट्स हैं वहां पर देवेंद्र का ध्यान गन्नौर में एज पर है। सोनीपत शहरी सीट पर भी निखिल मदान, भाजपा के निखिल मदान जो कांग्रेस के ही मेल होते थे वो भाजपा में शामिल हुए और निखिल मदान एज पर हैं। 3री सीट यदि हम बात करें तो गोहाना में भाजपा ने जो रोहतक के पूर्व सांसद और करनाल के पूर्व सांसद अरविंद शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा, जगवीर मलिक के खिलाफ मुश्किलात खड़ी कर दी। शुरुआत में वो पिछड़ते नजर आए, परंतु धीरे धीरे अंत तक आते चुनाव को उठा दिया, ने अपनी बढ़त बना ली। यहाँ एक चीज का जो भाजपा को डर है, जाट वोट कंसोलिडेट होकर यदि जगवीर मलिक की झोली में चला गया होगा तो यहाँ पर मुश्किलात खड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं बंसीलाल के गढ़ की। भिवानी को बंसीलाल का गढ़ कहा जाता था। किरण चौधरी के आने के बाद भाजपा खासी उत्साहित थी। आपको भिवानी में क्या नजर आ रहा है? देखिए, बराबरी पर भी रह सकते हैं, पर एज कांग्रेस की झोली में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। भिवानी शहर पुरानी समय से भाजपा की सीट रही है। घनश्याम सराफ लगातार 3 बार से जीतते आए हैं। तो शाम पिछली बार लोहारू सीट भी यहाँ भाजपा के पास गई थी, यहाँ पर जेपी दलाल जीते थे। इस बार कांग्रेस की झोली में जा सकती है। यदि हम आगे बढ़ें यहाँ भिवानी की अदर सीट्स, दादरी पुराने भिवानी में ही आता है। यहाँ बाडड़ा और दादरी में भले ही भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया हो, परंतु एज कांग्रेस की पक्ष में है। यहाँ पर एक सीट हम भिवानी की कौन सी भूल, तो शाम भवानी की तो शाम पिछली बार कांग्रेस की झोली में थी, परंतु किरण चौधरी के पाला बदलने से
यहाँ मजबूत जरूर हुई भाजपा। पिछली बार बहुत बड़े मार्जिन से हारी थी भाजपा, परंतु पाला बदलने से श्रुति चौधरी के यहाँ भाजपा मजबूत हुई, परंतु कड़ी टक्कर में फंसी हुई है। भवानी खेड़ा की जो सीट है वहां पर भाजपा कुछ कमाल दिखा सकती है। एक बागी उम्मीदवार के आने से कांग्रेस को नुकसान हुआ है, इसलिए भाजपा की झोली में ये सीट जा सकती है। अब बात कर लेते हैं जाट बेल्ट की। आप हिसार, जींद, कैथल, इन क्षेत्रों में जाट बहुत संख्या में पाए जाते हैं, तो कुछ एक भिवानी का क्षेत्र भी उसमें आता है, तो वहाँ क्या तस्वीर रह सकती है? देखिए, ज़्यादा एज वहाँ पर कांग्रेस की झोली में है। जो शहरी सीट्स हैं वह भाजपा शहरों में अच्छा प्रदर्शन आज भी कर रही है। जो ओवरऑल मैंने पूरे हरियाणा का कंक्लूजन निकाला है, भाजपा लगभग 33 से 36%, जो पहली बार 2014 में लगभग 33% के करीब ही वोट्स आए थे, परंतु विपक्ष का वोट 2 जगह मजबूती से बटा, तो इसलिए यहाँ भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हुई। 2019 के चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा था, परंतु सीटें गिर गई थी। अभी भी भाजपा अपने उस वोट बैंक पर काबिज है, परंतु जो भाजपा के विपक्ष का वोट वो कंसोलिडेट होकर कांग्रेस की झोली में जा रहा है। पिछली बार जो 14% के करीब जेजेपी को वोट्स मिला था, वो केवल 2% तक सिमटता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ आईएनएलडी थोड़ा सा वोट प्रतिशत अपना बढ़ा सकती है, परंतु जो 10-12%, पिछली बार कांग्रेस 28% वोट ले गई थी, इस बार कांग्रेस अपने 28% से बाउंस बैक करके लगभग 43 से 46% के बीच में वोट लेती नजर आ रही है। और जो ये लगभग 8-10% का गैप नजर आ रहा है भाजपा और कांग्रेस में, इसी से जो सीटें काफी अंतर नजर आ रहा है आपको भाजपा और कांग्रेस के बीच में। लेकिन एक वो बड़ा चर्चित वायरल हुआ था वीडियो कि भुंडी बन गई दुष्यंत के साथ, तो वही भुंडी बन गई वाली बात हो गई है कि एक भी सीट पे ऐसा नहीं है कि दुष्यंत की जमानत बस्ती नजर आ रही हो कहीं। एक सीट डबवाली में कभी अजय सिंह चौटाला, फिर नैना चौटाला विधायक रही हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पे में भी जमानत बच जाए। और डिप्टी सीएम साहब की जमानत की उम्मीद आपको नहीं लग रही है? मुझे नहीं लग रहा है। वो तो 15,000 वोट भी ले गए तो बड़ी बात होगी। एक इनेलो ने इस बार गेन किया है, अभय चौटाला इकलौते एमएलए। जेजेपी का वोट बैंक था वो कुछ हिस्सा इनेलो की तरफ शिफ्ट हो गया। जो लोकदली वोट माना जाता है, जो देवीलाल जी की लेगेसी का वोट माना जाए, तो वो इस बार कुछ हिस्सा इनेलो की तरफ गया है, जिससे इनेलो को कुछ सीटों पे तो वो जीत रहे हैं। जैसे नरवाना सीट मान सकते हैं हम। नरवाना के बाद आप रानिया सीट पर उनके बेटे एच पर हैं। अभय चौटाला खुद इलाहाबाद में इसलिए जीत जाएंगे कि बीजेपी ने यहाँ कमजोर प्रत्याशी है। यहाँ पर यदि आप तीसरी आगे बढ़ेंगे तो जो सीटों पर इनेलो दूसरे स्थान पर रह सकती है, यमुनानगर में दिलबाग सिंह, नरेंद्र बढ़ाना जो फरीदाबाद एनआईटी सीट पर हैं, और भी संजना सत्रोड़ अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं बरवाला में। तो कई सीटों पर इनेलो, अतर सिंह जो इनेलो बीएसपी के प्रत्याशी हैं, वो भी अच्छी फाइट दे रहे हैं। बसपा के साथ अलायंस होने का इनको काफी फायदा होगा। अब जो हमारा निचोड़ निकाला है हमारी टीम ने, उसके हिसाब से कांग्रेस जो है वो 53 से 58 सीटें लेती नजर आ रही है, और भाजपा 22 से 26 सीटें। बिल्कुल हो सकता है कि जो अनुमान है, मेरा व्यक्तिगत अनुमान भी यही है, क्योंकि जब मैं आज भी 47-48 सीट पे कांग्रेस को सेफ मानता हूँ, और ऐसे ही 22 सीटों पर मैं भाजपा को भी सेफ मानता हूँ। जो कुछ सीटें थी फाइट की, वहाँ कोई भी जीत सकता था। ठीक, हाँ, तो ये गैप इसलिए रखा हुआ है कि कई सीटें ऐसी हैं, और यहाँ तक कि अनिल विज की जो सीट है उनमें वो भी शामिल है। ज्यादा मार्जिन नहीं है अनिल विज की, कुछ भी हो सकता है। अंडर करंट था वहाँ, कुछ भाजपा के जो चेहरे थे वो भी अनिल विज को हारता हुआ देखना चाहते थे। देखिए अब क्या होता है, परिणाम ही बताएंगे। परसों इस समय तक सारी तस्वीर साफ। इनेलो को 3 से 4 सीट दे रहे हैं हम लोगों, और निर्दलीय को 4 से 7 सीट। आपको निर्दलीय लग रहा है कि कौन कौन जीत सकता है? देखिए, निर्दलियों में जो सावित्री जिंदल बिल्कुल क्लियर, देवेंद्र का ध्यान, राजेश जून जी, ये तो बिल्कुल क्लियर ही नजर आ रहे हैं। जिन सीटों पर
और पुंडरी में निर्दलीय, पुंडरी में भी सतवीर भाणा चुनाव जीत सकते हैं। ललित नागर अच्छी फाइट दे रहे हैं। मैम से बलराज कुंडू, राधा अहलावत अच्छी फाइट में हैं। तो ये सीटें भी ऐसी कुछ हैं जो निर्दलियों की झोली में जा सकती हैं। चित्रा सरवाला अच्छी फाइट दे रही हैं वहाँ पर, वो भी वहाँ से विन हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर अच्छी फाइट। ये था पूरे प्रदेश का निचोड़। हमारी टीम ने तो निकाला वो 52 से 58 सीटें कांग्रेस के पाले में जा रही हैं और 22 से 26 सीटें भाजपा के पाले में जा रही हैं। इनेलो 3 से 4 सीटें जीत रही है और निर्दलीय 4 से 7 जीतने की स्थिति में है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।